नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी जीएस संगम बुक थी, उसके तहत मैंने हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दी थी और इंडियन ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे। देखिए 3 वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने लगभग जो है आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक? अब देखिए हम यहाँ आज फिर आगे देखेंगे उसके आगे क्योंकि हम जो है ये बुक हमें अगर कंप्लीट करनी है तो दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक? आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, देखा करिए वीडियो और जो कमी हो तो ज़रूर बताएँ कि ये चीज़ कमी है दोस्तों। देखिए हम भारत यहाँ द तक देख चुके थे, भारत के प्रमुख दर्जे से हमें देखना था, इसके ऊपर की सारी चीज़ें हमने कल मतलब जो है बात कर ली थी, ठीक? तो हम दर्जों से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि वह मार्ग जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड भी था, वो हिस्सा कौन-सा है दोस्तों? तो नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में है, ठीक? देखिए 2 दर्रे सिक्किम में है, एक नाथुला, एक जिलेपला। कौन-सा है? जिलेपला, जिलेपला, ठीक? ला मतलब होता है दर्रा दोस्तों, क्या होता है? दर्रा। जितने भी हमारे जो है हिमालय वाले क्षेत्र में जो दर्रे होंगे उसमें जो है ये लिखा लिखा होगा, ला लगा होगा, दर्रा या ला ये सब चीज़ें आप देखेंगे जोजिला, ठीक? ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। जबकि हम पश्चिमी घाट में जाएँगे तो ये थालघाट दर्रा, तो वहाँ पे पर्सनल दर्रा लिखा होगा दोस्तों, उसमें ला नहीं लगा रहता है। समझे कि नहीं? पालघाट, थालघाट, सेनकोट्टा ये सारे जो दर्रे हैं ना, इसमें सब में ला नहीं लगा रहेगा, जो ये मतलब हम दक्षिण भारत की ओर जाएँगे तब देखेंगे। अब देखिए अगर हम शुरुआत के दूसरा अगला लिखा है कि जैसे पालघाट दर्रे किसको जोड़ता है? तो ये सीधी-सी बात है पालघाट जो है तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। अगला है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है तो कौन-सा है? जोजिला पास है। कौन-सा है? जोजिला पास। अगला क्वेश्चन हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है तो शिवकिला दर्रा है। कौन-सा है? शिवकिला दर्रा। अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तो रोहतांग दर्रा है। कौन-सा है? रोहतांग दर्रा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिमालय की सबसे ऊँची चोटी जो है मोटर वाहन योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों का एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के बीच स्थित है। तो वही है दोस्तों जो सिक्किम के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। तो सिक्किम का नाम आए तो देख लीजिए ऑप्शन में चिलेपला या नाथुला। तो नाथुला अगर दिया है तो मार दीजिए नाथुला, ठीक? क्वेश्चन तो देखिए कितनी बार पूछा है। इससे ऊपर अभी देखें तुरंत पहला ही क्वेश्चन यही था। अगला क्वेश्चन लिखा है हिमालय पर्वत राज्य के एक उच्च पर्वतीय दर्रा जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है वो रोहतांग दर्रा है। अगला हिमालय में पांग साउ दर्रा मिलाता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। अगला है काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है तो पाकिस्तान और चीन को। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से जुड़ी है तो ये रोहतांग दर्रे से, ठीक? अगला क्वेश्चन है वह पर्वतीय दर्रा जो भारत और चीन के म्यांमार की त्रिसंध यानी ट्राई जंक्शन को जोड़ता है वो दिफू है, ठीक दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में है दिफू। ये जो है इधर ऊपर से चाइना है, इधर से क्या है म्यांमार है और भारत तो है ही है। तो ये ट्राई जंक्शन है दोस्तों दिफू दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह क्षेत्र जहाँ नाथुला दर्रा है तो वही सिक्किम है। अगला वह दर्रा जो पश्चिमी घाट की श्रृंखला में नहीं है तो खैबर दर्रा। खैबर दर्रा दोस्तों पाकिस्तान और भारत इससे आप बहुत सारे देखे होंगे जितने भी आक्रमण हुए लगभग तो इसी दर्रे के थ्रू हुए थे, ठीक? अगला है नाथुला दर्रा, तो नाथुला सिक्किम। दोस्तों कितनी बार आया है मैं बता नहीं सकता, आप अपने आँखों से देख लीजिए, कितनी बार पूछा गया है। अगला है सन 2006 में नाथुला दर्रा, ये देखिए नाथुला जल जिन 2 देशों के बीच सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया वो चाइना था। कितनी बार आया? मनाली को लौह स्पीति से जोड़ने वाली जो सुरंग है वो अटल रोड सुरंग है। अगला क्वेश्चन दिया है कुल्लू सॉरी कुल्लू घाटी का मैं थोड़ा ज़ूम कर दूँ दोस्तों ताकि पढ़ने में आसानी रहे और मुझे पेन चलाने में भी थोड़ा आसानी रहे। सॉरी यार, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। देखिए, यहाँ जो ये लिखा है क्या लिखा है? कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति घाटियों को जोड़ता है तो रोहतांग दर्रा है। कौन-सा है? रोहतांग। अगला उत्तराखंड राज्य में स्थित है तो मंगसाधुरा दर्रा है। कौन-सा है? मंगसाधुरा दर्रा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर निकलने वाली 2 धाराएँ चंद्र और भागा नदियाँ जो हैं वो कहलाती हैं तो चेनाब नदी होती है, दोनों के मिलने से बनती है, ठीक? बारालाचला दर्रे से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया है देखिए सिपकिला से सतलज निकलती है, ठीक? और बारालाचला से चेनाब।
अगला क्वेश्चन दिया है कि 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है, वो बनिहाल दर्रा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जैसे देखिए बनिहाल दर्रा क्या करता है, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का गेटवे है दोस्तों, समझे कि नहीं? मतलब ये गेटवे किसका है, तो जम्मू और श्रीनगर का गेटवे है बनिहाल दर्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा यहीं पर है। अगला क्वेश्चन पालघाट दर्रा, अभी ऊपर हम देखे कि तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। खारदुंग ला दर्रा ये लद्दाख का है दोस्तों। अगला है फोटू ला दर्रा, कहाँ का है, तो जास्कर का है। ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो जास्कर। अगला दिया है कि उत्तराखंड में तीर्थ यात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लिपुलेख दर्रा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दर्रा जो है ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, वो मुलिंग दर्रा है। कौन सा है, मुलिंगला दर्रा है, जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। अगला है त्वांग और लाहसा लाशा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है, तो बोगला दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो पालघाट दर्रा है। अगला है बोमडिला दर्रा राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला है नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को कहते हैं, तो पलक्कड़ की खाई कहते हैं। ढक्कन पास स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल है जो है पालघाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापार जांच चौकियां में शामिल नहीं है, तो कौन सा है, खैबर दर्रा नहीं है। खैबर दर्रा इधर पाकिस्तान और जो है पंजाब वाला क्षेत्र से होकर आता है इंडिया की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा जो है नामक पहाड़ी स्थित है, तो कारगिल के निकट। अगला क्वेश्चन है दीफू दर्रा, तो ये दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामालाई पहाड़ियों को दक्षिण में जोड़ता है, वो कौन सा है, पलक्कड़ दर्रा है। अगला है कि वह दर्रा जो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, वो भोरघाट दर्रा है। कौन सा है, भोरघाट। अगला क्वेश्चन है खैबर पास पाकिस्तान को जोड़ता है अफगानिस्तान से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह दर्रा जो जम्मू कश्मीर की सीमा मतलब जास्कर सीमा में है, श्रीनगर से लेह तक का जो मार्ग है उसे जोड़ता है और सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, तो वो जोजिला दर्रा है। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खारदुंग ला पर्वत दर्रा कहाँ है, लद्दाख या जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बोलन दर्रा दोस्तों कहाँ है, तो बोलन दर्रा जो है कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान। जिलपला नाथुला मैंने ऑलरेडी आपको बताया है सिक्किम में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए मिलान कर लेंगे। जोजिला और बुर्जिला जम्मू कश्मीर में, बारालाचला और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथू और जलीपला सिक्किम में है, चांगला लद्दाख में है। ठीक। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। माना कहाँ है, उत्तराखंड में, नीति उत्तराखंड में, दीपो अरुणाचल प्रदेश में, अघिल अघिल दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है। अब हम मानसून और वर्षा पे चलते हैं। लिखा है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। देखिए दोस्तों, भारत मान लीजिए अगर ये है, ठीक, मानसून यहाँ से टकराता है और ये इस तरह आता है, एक बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। ठीक, अब देखिए ये दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर हम इस तरह बांटे तो ये वाली जो दिशा हमारी ना, ये दक्षिण पश्चिम दिशा, कौन सी, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, और ये जाती किधर है, तो उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे। अगला है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ है, तो भूमध्य सागर। अगला है भारत के उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है, तो मौसिनराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन है उस दिन को उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है, तो 2.5 mm होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है, तो शीत ऋतु में बहती है। पवन जो है भूमि से महासागर की ओर, देखिए इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, वैसे क बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, ये 0 डिग्री है दोस्तों। इस समय सूर्य कहाँ है? आपको पता होगा कि सूर्य दक्षिणार्ध है, यानी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में है। अभी मकर संक्रांति को सूर्य अगर आप देखेंगे कर्क रेखा पर स्थित हो जाएगा, तो कर्क रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो कर्क रेखा यहाँ पे हो जाएगी। तो बताइए ये वाला क्षेत्र गर्म होगा कि नहीं? दक्षिण का क्षेत्र गर्म होगा। हमारे यहाँ इस समय क्या पड़ रही है? ठंडी पड़ रही।
दोस्तों देखिए, जब ये क्षेत्र गर्म होगा तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा, सॉरी, क्या बनेगा, लो प्रेशर। और यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर। अगर यहाँ लो प्रेशर बनेगा दोस्तों, तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, तो ये हवाएं हमेशा इधर से इधर को चलेंगी, समझे कि नहीं। तो ये जो मतलब हवाएं हैं, अगर ये इधर चलेंगी दोस्तों, तो ये क्या कराएगा, भूमि से मतलब जो है सागर की ओर चलेंगी, ठीक। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल आपको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ था जिसमें वर्षा का अधिकतम भाग समानतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से होता है, वो तमिलनाडु, मतलब लौटते हुए मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून का मतलब है लौटते हुए मानसून से वर्षा जो होती है, वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे होती है। अगला क्वेश्चन, वह कारक जो सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनती है, वो पश्चिमी विक्षोभ है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण व शुष्क गर्मी वाली हवा जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है, वो लू है। क्या है, लू है दोस्तों। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन है ही नहीं। वह क्षेत्र जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है, वो पश्चिमी घाट है, ठीक दोस्तों, लौटते हुए मानसून से। अगला, सॉरी, लौटते हुए नहीं, उत्तर पश्चिम मानसून, मतलब ये उत्तर पश्चिम मानसून है, तो ये जो मानसून आता है ना, तो वही उस समय की बात कर रहा है, मतलब इस समय की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है, तो राजस्थान में चलती है, उत्तर भारत में भी चलती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से होगा दोस्तों। अगला है, भारत में लू हवाओं का संबंध समानता मौसम है, तो ये कौन सा है, गर्मी के मौसम। लू में लोग कहते हैं बाहर ना जाया करें, इसका रीजन क्या है जानते हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम बाहर गए, तो लू इतनी मतलब वो इतनी गर्म हवा होती है कि हमारे शरीर की जो वाष्पीकरण है नहीं, वाष्प, वो खींच लेती है, इसलिए हमारे होंठ और मुंह सब देखते हैं आप, सूख जाता है गर्मी में। तो हम पानी की तलाश किया करते हैं कि हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए, और उसे ही कहते हैं डिहाइड्रेशन, समझ आया कि नहीं, बीमार पड़ जाते फिर। अगला दिया है कि भारत में निवर्तन मानसून का मौसम है, तो अक्टूबर से नवंबर। अगला है कि दिल्ली में सामान्यतः जून से अंत तक, यानी संभवतः तारीख 29 जून है, मानसून बारिश होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत भारत की वह अवधि जिसमें सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है, जिसमें अचानक वृद्धि होती है, वो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है, तो जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानसून वर्षा के दौरान मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंचते हैं, तो जुलाई के पहले सप्ताह। दोपहर के समय में शुष्क और गर्म हवाएं चलती है, जिसे लू के नाम से जानते हैं, तो गर्मी के मौसम में। अगला है, वह राज्य जो दक्षिण पश्चिम मानसून के सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है, वो केरल है। अगला है, वह कारक जो भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है, वो है यूरोपीय देशों में बर्फबारी। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फनी 2019 में आया था। अगला है, वे राज्य जो पूर्व मानसूनी बौछार काल वैशाखी से संबंधित है, पश्चिम बंगाल और असम। अगला है, भारत में आम्र वर्षा की घटना संबंधित है, ग्रीष्म ऋतु में। अगला है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा थी, तो मासिनराम। अगला क्वेश्चन है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, जो स्थानीय तौर पर जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। अगला है, मुंबई के अनुवाद दिशा में स्थित, जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है, पश्चिमी घाट। अगला है, एक प्रकार की ऊष्म लहर है, तो कौन सी है, लू है। अगला है, भारत में सर्दियों के दौरान से होने आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है, तो हिमालय है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है, तो वो लू है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है, तो हिंद महासागर में। अगला है कि राज्यों का उनके मानसून आरंभ होने की तिथियों का आरोही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले केरल, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शीतकालीन वर्षा होती है, तो सीधी सी बात है तमिलनाडु में होती है। अगला क्वेश्चन है, वही शीतकालीन वर्षा या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। वर्तमान में अगर बात करें तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा होगी। अगला है, भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवने कौन है, तो दक्षिण पश्चिम पवने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है, तो मानसून का है। देखिए दोस्तों, अगर आपके टॉपिक क्लियर नहीं है ना, तो आप थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि मैं चीज़ें आपको समझा सकूँ। आपको हमेशा टॉपिक क्लियर करना है। दोस्तों, कभी भी आप तैयारी जब भी करें, तो एक एग्जाम को फोकस करके कभी ना करें। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल मैथ पढ़िए, किसी से भी पढ़ लीजिए, इंडिविजुअल एक बार पढ़ लीजिए मैथ, काम खत्म। उसके नोट्स बन जाएंगे आपको प्रॉपर, और जब आप जो जो पेपर दें, तो आप बस देखिए कि ये टॉपिक है, वो रपट के रिवीजन कर लीजिए गमागम। ठीक, जैसे रिवीजन हो जाएगा आपका, बस काम हो जाएगा। तो मैथ इस तरह, रीजनिंग भी ऐसे, इंग्लिश, हिंदी और जीएस सब में ऐसे ही आपको करना है। ठीक, अलग अलग कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है, वो केरल है।
अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की मात्रा निर्भर करती है, तो मतलब वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी के कारण। दोस्तों अगर नमी नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, ये बात सत्य है। इसीलिए राजस्थान में मानसून जब पहुँचता है तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ नमी की मात्रा कम हो जाती है और दिल्ली के आस-पास जाते-जाते मानसून की मात्रा जो है नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो वहाँ इसीलिए बूँदा-बांदी होकर रह जाता है, बारिश बहुत बड़े मात्रा में नहीं हो पाती है, ठीक? आगे बढ़ें, अगला है दक्षिण-पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन-सा है? तो चेन्नई है। अगला है एक ऐसा क्षेत्र में जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थित है, किसकी खेती अवशिष्ट है, यानी आइडियल है, आदर्श है, तो वो चाय की खेती के लिए आदर्श है। दोस्तों देखिए, चाय की खेती के लिए जो पहाड़ी एरिया चाहिए, ढलान होना चाहिए और जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि किस-किस क्षेत्रों में होता है, जैसे असम वाला क्षेत्र हो जाएगा, थोड़ी बहुत केरल-वेरल में भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का भी फ़र्क होगा, ठीक? तो ये सारी चीज़ें पूर्वोत्तर भारत में लेकिन आपको ज़्यादा, जैसे दार्जिलिंग चाय के लिए फ़ेमस है, पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश भी अच्छी खासी होती है, तो ये सारी चीज़ें। वह स्थान जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है वो लेह में होती है, ठीक? कहाँ? लेह लद्दाख। अगला क्वेश्चन है भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो ये कहाँ होती है? जम्मू-कश्मीर में। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना। हमारे यहाँ बारिश तो होती है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से बह जाता है नदियों के थ्रू, मतलब उतना रुकता नहीं पानी। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, भाप भी बन के उड़ जाता है, बिल्कुल सही है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेज़ी से आना। देखिए, हमारे यहाँ बारिश होती है तो थोड़े महीनों के लिए होती है। अगर महीने में होती है तो 1 महीना मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी और जब 1 महीना खूब बारिश हो जाएगी तो सीधी-सी बात, पानी बह जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि जब 1 महीने बारिश हुई उसके बाद तेज़ धूप हुई तो वो भाप बन के उड़ गया। समझा कि नहीं? तो इसीलिए हमारा देश जो है प्यासी धरती का देश समझा जाता है। लेकिन इतना भी नहीं ऑस्ट्रेलिया के जैसे, कि ऑस्ट्रेलिया को तो प्यासी भूमि कहते हैं, लेकिन हमारा देश इतना, लेकिन हाँ, समझा जा सकता है। ठीक? समझा कि नहीं? अगला है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है तो लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन-सा है? केरल है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं प्राप्त होती है। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो जल प्रबंधन। भाई जल अगर हम बचाएँगे तभी हरियाली आएगी। अगला क्वेश्चन है भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है तो उत्तर-पश्चिम। अगला है पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से कम होता है। अगला क्वेश्चन है शुष्कता दशा संदर्भित है तो निम्न आदर्श आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है तड़ित मेघ, ये कपासी वर्षा होते हैं, बहुत वर्षा करते हैं दोस्तों तड़ित मेघ, ये तड़ित बादल। अगला है लौटती मानसून से वर्षा होती है तो सीधी सी बात है ये कहाँ? कोरोमंडल तट, मैंने कई बार अभी बताया आपको, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना ही प्रबल होता है। अगला है दक्षिण, अब ला नीना एल नीनो पढ़ाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, आपको लेकर कहाँ पता है? ये लेकर जाना पड़ेगा। ये कौन-सा महाद्वीप है पता है? अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका जाना पड़ेगा। यहाँ पेरू की तट के पास जो है बनती, फिर यहाँ हमको ले जाना पड़ेगा, फिर इस तरह हमें सब पूरा मैप बनाना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा तब समझ पाएँगे। तो बस इतना याद रखिए कि अगर भारतीय मानसून उस समय प्रबल हो रहा है, यानी शक्तिशाली हो रहा है, तो यानी ला नीना प्रबल है इसीलिए हो रहा है। बस इतना याद रखिए। ठीक, ये दक्षिण-पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत के दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? बताने की ज़रूरत नहीं है, दक्षिण-पश्चिम होती है। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान मौसम मध्य और पश्चिमी एशिया से पृष्ठीय दाब के वितरण से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्दी के महीनों के दौरान मौसम मध्य और पश्चिमी एशिया से पृष्ठीय दाब के वितरण से प्रभावित होता है, मध्य और पश्चिमी एशिया। अगला दक्षिण-पश्चिम मानसून काल में जब 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इस परिघटना कहलाती है मानसून में विच्छेद। अगला है मानसून के निवर्तन निवर्तन के दौरान वर्षा होती है तो तमिलनाडु राज्य में। मानसून में मतलब मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन होता है तो 10 जून को। अगला क्वेश्चन है कि जून से सितंबर समय में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा होती है। मेघालय की खासी पहाड़ी पर मौसिनराम स्थित है। सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है तो तमिलनाडु राज्य में। अगला दिया है तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है। वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को कहा जाता है मानसून। मानसून शब्द है तो अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है खासी पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में मौसिनराम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है।
देखिए एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है तो कौन सा नहीं, जिट्रोफा नहीं है। अगला है कि मेदना जिले से आराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के देखिए हम ये टॉपिक आ गए हैं वन्यजीव वनस्पति, ठीक। साल, तो ये साल के वृक्ष है दोस्तों, देखिए एक सेकंड, देखिए यहाँ पे समझिएगा क्या कहना चाह रहा है कि मिदनापुर जिले के आराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय व ऐच्छिक भागीदारी से वनों का उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो साल के वनों में बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है। अगला क्वेश्चन है, सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाती है तो ये सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन हुआ भी जो वनों और वन्यजीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है तो गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज के भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का प्रभाव होता है तो सबसे पुरानी घास हट गई है और नई घास उगना संभव हुआ। अगला क्वेश्चन है, निजी व्यक्तियों और समुदाय के अधीन वन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है तो अवर्गीकृत वन के रूप में। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः निवास करते हैं तो मैंग्रोव वन में, मैंग्रोव पनपते हैं तो तटीय क्षेत्रों में, अराबादी वन जो है स्थित है तो मिदनापुर में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन के प्रकार है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के राज्य में पाए जाते हैं तो केरल में। अगला है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में। अगला है उष्ण पर्णपाती जंगल गिर गए हैं तो गुजरात में। जो गिर है, गिर गए नहीं है दोस्तों, गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान सुने हो, गिर, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में, तो वही गिर क्षेत्र पूछा है, गुजरात लगाना। लिखा है पुनर्रोपण का अर्थ होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। जंगल के पौधों पेड़ों से जड़ें पानी में डूबी होती हैं, मैंग्रोव वन पढ़े होंगे तो। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन एक उदाहरण है तो मैंग्रोव वन का ही उदाहरण है। अगला है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के क्रम से गुजरना होगा तो टुंड्रा मिलेगा, टैगा मिलेगा, समशीतोष्ण मिलेगा, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन, टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। अगला है कि पशु प्रजाति जो पश्चिम घाटों में विशेष रूप से पाए जाते हैं, नीलगिरी तहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के पर्वतीय वनों में चीड़ प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अगला है चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है तो कर्नाटका और राजस्थान में पाए जाते हैं तो कांटेदार वन। केरल की साइलेंट घाटी में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। अगला दिया है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला है क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बिल्लों की लकड़ी, किसकी, बिल्लों की लकड़ी, बासे बल्ला बासे बिल्लो। अगला है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार है पर्णपाती वन। अगला है कि हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में है तो अरुणाचल प्रदेश। अगला, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा आईएफएस अधिकारी होता है तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक। अगला है कि जब हम कहते हैं कि मनुष्य के प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है तो हमारा तात्पर्य वनों प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त करने से है। भारत का वन विस्तार लगभग जो है 24% पर है। अगला है कि अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। अगला है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र है तो मालाबार तट जो है ना वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है क्योंकि बारिश वहाँ सबसे ज्यादा होती है मालाबार तट पर, ठीक। केरल का जो तट है ना मालाबार तट कहलाता है। सदाबहार वन पाया जाता है तो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक होते हैं। पाए तो दोस्तों जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ अरुणाचल प्रदेश कह रहा हूँ, हाँ वहाँ भी पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय सब राज्य में। पश्चिम वो अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, ठीक। लिखा है कि भारत का वह राज्य जहाँ सागवन पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा सागवन दोस्तों। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में है तो वहाँ के यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो पूर्वी दक्कन में है। अगला क्वेश्चन है कि वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब वो पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, यूकेलिप्टिस। अगला है राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है तो 1/3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है तो 21% है। जैसे देखिए यहाँ ये पुराना डाटा होगा, नया आपको याद करना पड़ेगा। अगला है नीलगिरी की मेघ बकरियां हैं तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, केरल में है, यहाँ मेघ बकरियां पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 70% भाग पर वन पाए जाते हैं, वो दोस्तों जानते हो भूटान है। यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान है कि हमें 70% वन रखना ही है, इसलिए बहुत शांति वाला देश है भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? 12% है। कितना है? 12%। अगला है सागौन व साल उत्पाद है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। अगला है कि भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, मिजोरम है। अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है, तो वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में महोगनी, रोजवुड, सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। भारत में सनोवर यानी सिल्वर फर, हापुसा या जूनिपर्स, देवदार, पाइन और भोजपर जूनिपर। सॉरी दोस्तों, देखिए अगर हम बात कर, देखिए हिंदी ना याद करिए, इंग्लिश याद करिए। सिल्वर फल, जूनिपर्स, पाइन व बर्च, यही इंग्लिश ही पूछेगा ना। ये सारे पर्वतीय वन हैं। अगला है भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की सुंदरी प्रजाति के कारण ही इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। और इसका वैज्ञानिक रूप नाम क्या है जो सुंदरी वन का? तो हेरिटेरा फॉर्म्स है। अगला क्वेश्चन दिया, हिमालय के गिरपथ पर पाए जाने वाले कौन से हैं? पर्णपाती वन है। अगला है भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा और एंगार में समानता पाए जाते हैं वृक्ष, तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय पांडुलिपि आमतौर पर ताड़ वृक्षों पर और हिमालय में उगने वाले भोज वृक्ष पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति कौन सी है? चंदन है दोस्तों। चंदन की लकड़ी भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। पुष्पा, पुष्पा राज सुने? पुष्पा मूवीज देखे होंगे, उसमें यही है। अगला है मतलब चंदन की लकड़ी का ही कारोबार है। अगला कोरिंगा एक सुंदर मैंग्रोव वन है जो गोदावरी जो है और बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। अगला है भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है। सॉरी दोस्तों। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां झाड़ियां और छोटे झाड़ झंझाड़ों वाले पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन है, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति है सागौन। अगला है, भारत का पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। अगला है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत में पश्चिमी दक्षिण पश्चिम घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के रूप में है तो 16 वन। अगला है, सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल। अगला है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी मैंग्रोव वन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों को आवृत है तो ये दोस्तों क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है तो चंदन। अब देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं। भारत में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट, तो बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी होता रहता है। अगला है कि प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है तो अकाल और बाढ़ की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला कर्नाटक पठार में मतलब मेखला नहीं आता है तो कर्नाटक पठार। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत में भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है तो 4 अंचलों में विभाजित किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रजाति को कुल विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है तो 50 वर्ष से। अगला है, भारत का सबसे बड़ा ग्रस्त राज्य कौन सा है? बाढ़ ग्रस्त, तो अभी देखे होंगे बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई थी। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं वाला राज्य तो ये कौन सा है? उड़ीसा। अब हम चट्टानों के बारे में कुछ देख लेते हैं। रॉक और मतलब चट्टान और मृदा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा, शिली भवन शब्द भौगोलिक घटक से संबंधित चट्टानों से संबंधित है। अगला दिया है, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन मूलभूत जो है सामग्री या पैरेंट मेटेरियल है तो चट्टान है, चट्टानों से ही बनती है। वह खनिज जो भूप्रवृत्ति में 4% का निर्माण करता है, सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है। इसका जो है उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है तो माइका। अगला है, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम जो है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से मतलब प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है। अगला है कि भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है तो गोंडवाना है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में
भारतीय भूखंड खिसका है तो उत्तर की ओर खिसका है, बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, उत्तर की ओर ही खिसका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मृदा से संबंधित इडेफिक। ठीक, अगला दिया है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित मिट्टी है तो रेगुर या काली मिट्टी है। शैल तंत्र में भारत के कोला निक्षेपों या डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत है तो गोंडवाना क्षेत्र तंत्र है। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं तो धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी दोस्तों, याद होगा तो कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। अगला है प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह क्षेत्र जिसमें हिमानीकृत हुआ है तो प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। अगला है कि बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। अगला है शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप क्या है, शिष्ट है। अगला है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, धारवाड़ है। अगला है भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है तो अत्यंत रूपांतरित और खनिज पदार्थों से युक्त। अगला है जलोढ़ मिट्टी, उत्तरा उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल जो है आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय राजस्थान। अगला क्वेश्चन दिया है काली मिट्टी, देख लेते हैं। वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी है। काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में दोस्तों। रेगुर या रेगुर प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है तो सूरजमुखी की खेती के लिए, कर्नाटका में इसीलिए बहुत होती है। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है काली मिट्टी। अगला है भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। बहुत सारा वही क्वेश्चन घूम घूम के केवल वही क्वेश्चन है, देख लीजिए। दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी, कपास का सबसे अच्छा उद्योग काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है, वह मिट्टी जो नमी धारण करने की क्षमता के लिए काली मिट्टी। काली मिट्टी शब्दार्थ उपयुक्त नगदी फसल है, कपास है। फिर देखिए वही चीज है, आप समझ सकते हैं। लिखा है ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में मिट्टी पाई जाती है तो कछार या मिट्टी प्रकार की जो है पाई जाती है। भारतीय मृदा में कमी है नाइट्रोजन की, वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है तो वही काली मिट्टी है। अगला है स्वतः कृषि या स्वतः जुताई वाली मिट्टी तो काली कपासी मृदा है। ठीक, आगे बढ़ जाए। जलोढ़ मृदा के बारे में देख लेते हैं, उत्तर भारत में बहुत है दोस्तों। देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर होती है, बांगर होती है। जहाँ पे बाढ़ आती रहती है वर्तमान में, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाढ़ आती है, ठीक, तो वो जहाँ जिस जगह पे बाढ़ आती है वहाँ एक मिट्टी जम जाती है, बाढ़ जाती है तो वहाँ एक परत जम जाती है, तो वो हमारी हो जाएगी कौन सी, खादर मिट्टी। ठीक, और बांगर वो होती है जो ऐसा क्षेत्र, जैसे शहर में जब आप देखेंगे, जैसे इलाहाबाद में जो सिविल लाइन है वहाँ बाढ़ कभी नहीं जाएगी, कितना भी ऊंचा, मतलब कितनी भी बाढ़ आ जाए वहाँ पानी नहीं पहुंचता। तो वो जो वहाँ की जो मिट्टी है ना वो बांगर है दोस्तों, कौन सी मिट्टी है, बांगर है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा जहाँ बाढ़ का पानी जाता ही नहीं, जैसे आपके गाँव में होगा नदी का कुछ क्षेत्र देखो डूब जाएगा, लेकिन कुछ क्षेत्र नदी का ऐसा होगा जहाँ पे पानी जाएगा ही नहीं, वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, वो बांगर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो मतलब बांगर और खादर जलोढ़ दो प्रकार की होती है, एक बांगर और खादर। सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होती है तो खादर होती है, और उसके बाद फिर कौन सी उपजाऊ होती है तो बांगर होती है। समझ आया दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ जाएं, बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, लगभग 43% भाग पे पाई जाती है, 43 से 44 दोस्तों पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बाढ़कृत, वही बात कर रहा है कि बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो खादर, भाई खादर मिट्टी उपजाऊ है तो खेती अच्छी होगी कि नहीं होगी। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा मतलब कुल क्षेत्रफल का लगभग 40%, वही 43-40% सही है। ठीक, अगला है भारत के पूर्वी तट पर ज्यादातर मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ है। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप में कृषि हेतु प्रयोग की जाती है, तो सबसे ज्यादा कृषि कहाँ होती है तो जलोढ़ में होती है। लिखा है गंगा के मैदानी क्षेत्र, देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, थोड़ी बहुत राजस्थान में आपको नजर आएगी, थोड़ी जो है कहाँ नजर आएगी, थोड़ी राजस्थान में नजर आएगी, और उसके बाद हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, उसके बाद फिर जो है सीधे मतलब आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, बिहार, इसीलिए चावल देखते होंगे बहुत सारी मात्रा में होता है। और मतलब असम में भी पाई जाती है, और उसके बाद फिर ये उड़ीसा में भी पाई जाती है थोड़ी बहुत, और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। तो इतने क्षेत्र हैं दोस्तों जहाँ जलोढ़ मिट्टी, और सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी तो बिहार और यूपी में ही पाई जाती है। अगला गंगा के मैदानी इलाकों में कछारी मिट्टी होती है, करेवा मिट्टी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, केसर के लिए फेमस है, बांगर बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा, अभी जिस मैंने बताया आपको। अधिकांश रेत और गाद द्वारा, नदियाँ और समुद्री लहरों द्वारा जमा की गई मिट्टी जो है जलोढ़ कहलाती है। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन के लिए अत्यधिक प्रभावित है तो चंबल घाटी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। अगला है गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अगला दिया है गाद और धूल से बनी मिट्टी का प्रकार है लोएस।
अगला दिया है कि भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला है महानदी गोदावरी की समृद्ध डेल्टा। देखिए जहाँ-जहाँ नदी बह रही है, बाढ़ का पानी आता है या बारिश का, वहाँ जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाएगी। ठीक, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र है, लेटेराइट मिट्टी केरल और असम में है, लाल मिट्टी तमिलनाडु में है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। देखिए मैंने आपको कौन पूछे, जल, कल, ठीक? सबसे ज़्यादा जलोढ़, फिर लैटेराइट, फिर काली, फिर लाल। तो ये मतलब क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए लैटेराइट मिट्टी का। लैटेराइट मिट्टी में दोस्तों चाय, कॉफ़ी और जो है ये नारियल वगैरह बहुत सारे मसाला सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए केरल में लैटेराइट मिट्टी है तो मसाला भी बहुत ज़्यादा है ना? आप देखे होंगे पुर्तगाली भी कि सबसे पहले कहाँ है? केरल, अंग्रेज़ केरल, सब पहले केरल से ही व्यापार करते थे। फिर धीरे-धीरे पूरे भारत पर कब्ज़ा करते चले गए। लिखा है दक्षिण भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद वह मिट्टी जो इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो लैटेराइट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है लैटेराइट मिट्टी। तापमान उच्च है तो वर्षा भी तो होती है दोस्तों। अगला है मुख्य रूप से कर्नाटका में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार, मेघालय छोटे हिस्सों में इसका रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। खेती नहीं की जा सकती इसमें। तो ये लैटेराइट मिट्टी है। ठीक दोस्तों? अगला है लेटराइट मिट्टी मिलती है तो महाराष्ट्र में मिलती है। लेटराइट मिट्टी में ऑक्साइड की कमी होती है तो सिलिकॉन की। अगला है लेटराइट मिट्टी में प्रचुर रूप से पाया जाता है तो आयरन ऑक्साइड। तभी तो लाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली लाल लेटराइट मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। अगला है लेटराइट एक गहरी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेफिक आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है लवड़ी, देख लेते हैं टाइम थोड़ा दोस्तों, ठीक है। देखिए लवड़ी और क्षारीय एवं अन्य मिट्टियाँ देख लेते हैं। भारत में कोई-कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है फेरस ऑक्साइड। अगला है टेरा रोसा, शाब्दिक अर्थ है लाल मिट्टी। तेज हवाओं द्वारा बलुई मिट्टी मतलब बलुई मिट्टी प्रकार की मिट्टी उड़ाकर आती है और जमा हो जाती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुल हिस्सों में आसानी से पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी। अगला दिया मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान। अगला है भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। अगला है न्यूनतम छिद्र युक्त पोरस है तो चिकनी मिट्टी है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है दोस्तों। अगला है जलोढ़ या तलछट का अर्थ एक प्रकार की भूमि है तो नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। लावा मिट्टी पाई जाती है तो मालवा पठार। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। अगला है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि से अलग किया जाता है वो क्षारीय है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित होती है तो पश्चिमी राजस्थान में होती है जो शुष्क स्त्राकृतियाँ प्रदर्शित होती है। अगला चिकनी मिट्टी में पानी की मतलब अधिकतम मात्रा बनी रहती है तभी तो चिकनी। अगला है मिट्टी में अम्लीय प्रकृति जो है वो हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाती है। अगला है कठोरकृत जो है मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप जीवाश्म का एक उदाहरण है। मिट्टी की ऊपरी परत पर ह्यूमस होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। और दोस्तों देखिए जब पानी हम बहुत सारा लगाते हैं खेत में खूब पानी भर देते हैं, उसके बाद जब पानी मतलब बह के दूसरे के यहाँ चला जाता है तो ये ऊपर की ही परत हट जाती है ना। तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कटाव जो होता है तो ऊपर यही परत जो है हट जाती है, समझ आए कि नहीं? तो हमारी जो है मिट्टी जो है अनउपजाऊ हो जाती है। अगला है भारत में लाल मिट्टी समानता पाई जाती है तो दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। अगला है भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी कछार है। अगला है उत्तरी मैदानों के क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ है तो खादर। अगला उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में लव लवणीकरण के कारण जो है होता है तो क्या होता है? तो अधिक सिंचाई। अगला है लीचिंग, मिट्टी के ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुलकर नीचे की तरफ जाना। मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाली संचालन लीचिंग कहलाती है। अगला है खादी मिट्टी को जो है ऊसर मिट्टी के नाम से जानते हैं। आर्द्र भूमि कृषि के लिए उपयुक्त फसल है तो चावल है। देखिए हम पर्वतीय मृदा की बात करें या अन्य तत्व जैसे शुष्क मृदा जिसमें ठोस और छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्य भार कहलाता है स्थूल घनत्व। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। तो क्योंकि बारिश के पानी के कारण ये बह जाता है तो इसीलिए मिट्टी का संरक्षण अधूर जरूरी है। दोस्तों आप एक चीज देखे होंगे गांव में जो पुराने किसान होते हैं, पुराने बाबा दादा होंगे, जब देखोगे बारिश का पानी आएगा ना तो कहेंगे जाके चारों तरफ मेड़ जो है बांध दो अच्छे से,
ताकि मतलब पानी बह ना पाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर ये पानी बह के दूसरे के खेत में गया, बारिश के समय पानी बहेगा, तो सीधी-सी बात मिट्टी को भी काटेगा, तो अपने साथ गंदी-गंदी इसीलिए तो गंदा पानी बहता है बारिश में। आप अगर जाते होंगे खेत में, तो देखते हो गंदा पानी बहता है, साफ पानी नहीं ना जाए। क्यों? जब ये पानी बहेगा तो ऊपर की मिट्टी काट देगा। अगर मिट्टी ऊपर की काट देगा और ऊपर की ही मिट्टी जो है उपजाऊ है, तो ये जो मिट्टी कट के बह जाएगी तो दूसरे के खेत में जाएगी, तो अब बताइए तो उसका खेत उपजाऊ हो जाएगा, आपका अनुपजाऊ हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है जस्ता। अगला है भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, वो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। अगला ह्यूमस उदाहरण है तो जैविक क्लोराइड का है। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है, उस भार को कहते हैं धारिता क्षमता। अगला है ह्यूमस मृदा के ए मतलब ह्यूमस जो है मृदा के सहजता ए में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक? ये पृथ्वी है तो इसके हम 4 मान लो टुकड़े कर दिए, ए, बी, सी, डी। तो जो ऊपरी वाली परत नहीं है ये पृथ्वी की, इसी में ह्यूमस मिलता है और ह्यूमस ही उपजाऊ बनाता है मृदा को, ठीक? अगला आमतौर पर कृषि के उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है पोटेशियम। अगला है भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है दलदली मृदा। अगला मिट्टी को उपजाऊ बनाता है तो खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में इन सेप्टोसोल प्रकार के मृदा का क्रम सर्वाधिक है। अगला है भारत का मृदा सर्वेक्षण वर्ष 1956 में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया है। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी की आर्द्रता जो है की कमी के कारण फसलें क्या होती हैं कि सूखी हो जाती हैं दोस्तों। कृषि सूखा हो जाता है या मुरझा जाती है। अगला है कि देखिए अगला क्वेश्चन कह दिया है कि लाल रंग मिट्टी में मतलब लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? तो क्रिस्टलाइन या मेटामॉर्फिक चट्टानों की लोहे की प्राप्ति है दोस्तों। देखिए हम ये देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक देख लेते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी दुलहस्ती, मैंने कहा था ना अगर आपकी हस्ती बढ़ेगी अगर आप चना बेचेंगे, चेनाब चना। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी गुजरात में उकाई बांध है, ठीक? अगला है तमिलनाडु के जिले में कल्लनाई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है। तिरुचिरापल्ली है। सतलज नदी पर बना हुआ बांध जो है भाखड़ा नागल बांध है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना है। कहाँ बना है? मतलब भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कहाँ बना है? महानदी पर। देखिए अगर आपको हीरा मिलेगा दोस्तों कोई ऐरी-गैरी नदी में नहीं मिलेगा, महानदी में मिलेगा। यानी जो नदी महान होगी, यानी महानदी, ठीक? हीरा मिल गया। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा का आप सुने होंगे संबल जिला, संबलपुर। दोस्तों मैं आपको क्यों यहाँ पे ले आया पता है? देखिए अभी यूपी में दंगा हुआ था, वहाँ था संभल, क्या था? संभल जिला। यहाँ भा था और यहाँ बा है, दोनों में अंतर है। आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, कभी स्टेटमेंट अगर पीसीएस या आप यूपी अभी हो सकता है यूपीएससी बनाए अगर जो क्वेश्चन, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन बना सकती है, समझ आया कि नहीं? तो थोड़ा मतलब हमें मतलब वो रहना है, सतर्क रहना है इन सब चीज़ों से, क्योंकि एग्ज़ामिनर हमारे मस्तिष्क से खेल जाता है और हम जो है बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी, तो श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। पैठन बांध महाराष्ट्र में है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। अगला है कि चमेरा बांध कहाँ है? तो रावी नदी पर है। कहाँ है? रावी नदी पर बना है। भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज्यादा बांध है, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है। कहाँ है? तो भागीरथ पर है। कहाँ है? भागीरथ पे है। भागीरथ नदी, ठीक? टिहरी बांध। देखिए टिहरी को याद कर लो गिलहरी, गिलहरी भागी और रथ पे चढ़ गई, तो हम उससे कहते हैं उतर यानी उत्तराखंड, ठीक? तो थोड़ा मतलब ऐसे हम मैंने मेथड बनाया था। गंडक, तो गंडक भाई परियोजना कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना क्या है? गंडक परियोजना है। अगला क्वेश्चन है लिखा भारत में कुल सिंचाई 45% घरेलू जल से होती है, तो 80% भूजल रिजर्व से होता है। अगला लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि क्या है? तो फव्वारा विधि है। यानी इससे क्या होगा मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा और पानी जितनी मात्रा में पौधे को चाहिए मिल जाएगा फव्वारा में। जैसे ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जो ड्रिप सिंचाई होती है आप देखे होंगे। दोस्तों आप लोग सर्च करके खुद देख लिया करिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको जो ना आए तुरंत जाके गूगल पे या मतलब चैट जीटीपी पे या आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक? तो यहाँ आज हम यही रखते हैं, हमारे मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो गए, कल ये हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा चीज़ें दोस्तों।
कल हम देखेंगे और जो कुछ चीज़ें बची होंगी वो देख लेंगे, फिर हमारा पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे कल हम देख के फिर हम इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट कर देंगे, फिर हम मूव करेंगे किधर? तो हम मूव करेंगे विश्व के भूगोल की ओर मूव करेंगे, ठीक? तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर कर दिया करिए, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।